हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए। दोस्तों आज मॉक टेस्ट नंबर 16 है। दोस्तों आइए आज के मॉक में चर्चा करते हैं आपके एनटीपीसी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था और आने वाले दोस्तों 2025 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों हर दिन 100 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी एग्जाम में क्या पूछा गया था। दोस्तों तो पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक जो तहकीक लिल हिंद जो पुस्तक है ना, किसके द्वारा लिखा गया था। तो बेसिकली आपके अल बरूनी के द्वारा पुस्तक जो कि तहकीक लिल हिंद पुस्तक लिखा गया। अल बरूनी से दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किताबुल हिंद जो पुस्तक है ना, बेसिकली अल बरूनी के द्वारा लिखा गया, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन मेगास्थनीज, जिन्होंने दोस्तों इंडिका जो बुक है ना, इंडिका बुक आपके मेगास्थनीज ने लिखा। और दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडिका से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो कि दरबार में रहते थे दोस्तों, और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कर्नाटक में गोल गुंबज स्थित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कर्नाटक से संबंधित और अभी आपके एनटीपीसी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूं जो पटादकल स्मारक है ना, बेसिकली ये भी आपके कर्नाटक में स्थित है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं बात करूं पटादकल जो यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, तो बेसिकली 1987 में। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा पटादकल आपके यूनेस्को में कब शामिल हुआ, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्नाटक से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम्पी हम्पी जो आपकी स्मारक है ना, बेसिकली किस राज्य में है, तो बेसिकली कर्नाटक में है। और कर्नाटक से दोस्तों आपके हम्पी है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम्पी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो बेसिकली 1986 में शामिल किया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा आपके एग्जाम के लिए कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तमिलनाडु से आपके जो महाबलीपुरम स्मारक, ठीक है, जो महाबलीपुरम स्मारक है दोस्तों, ये बेसिकली तमिलनाडु से संबंधित है। और महाबली जो पुरम स्मारक है ना, बेसिकली आपके यूनेस्को में 1984 में शामिल हुआ था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्मारक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं खजुराहो जो स्मारक है, बेसिकली आपके मध्य प्रदेश इसमें स्थित है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन से मैंने इतना सारा एक्सप्लेन बताया। अगर आपको दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को आप लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप सभी के लिए क्वेश्चन को छांट छांट के लाता हूँ। दोस्तों उनका एक्सप्लेन जो बनता है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान देना और क्वेश्चन को आपको अपने आप एनालिसिस करना दोस्तों, कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता तो कम से कम अभी भी समय दोस्तों आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि स्वर्ण बेलगोला में स्थित जो गोमतेश्वर मूर्ति है ना, बेसिकली किस सामग्री से बनी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ग्रेनाइट से। आपके ग्रेनाइट से जो स्वर्ण बेलगोला है ना, वो आपकी स्थित गोमतेश्वर जो मूर्ति है ना, सो ग्रेनाइट से बना है। हमेशा आपके एग्जाम में संगमरमर से क्वेश्चन पूछा जाता है, लाल पत्थर लो ऐसा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। स्वर्ण बेलगोला दोस्तों आपके चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ जाके उनका मृत्यु हो गया था दोस्तों, जो कि एक उपवास रखा था, एक व्रत रखा था। तो हमेशा वहाँ से स्वर्ण बेलगोला से इंपॉर्टेंट बनता है, उस स्थान इंपॉर्टेंट बनता है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं बान्य भट्ट जो किस राजा के दरबारी कवि थे, बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन दोस्तों आपके बेसिकली आपके बान्य भट्ट जो कि इनके दरबारी कवि थे। अगर मैं बात करूं हर्षवर्धन से संबंधित आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 तक इनका कार्यकाल माना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट इनका कार्यकाल पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों हर्षवर्धन के ही शासन काल में दोस्तों आपके हैंसोन हैंसोन जो कि आत्री आया था, और उन्हें आत्रियों का राजकुमार कहा जाता है हैंसोन, जिन्होंने CU की पुस्तक लिखा गया था। ये भी आपको याद रखना दोस्तों, हर्षवर्धन के ही शासन काल में आया था।
अगर मैं बात करूं, हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज आपकी राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। हमेशा आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां से कहां तक ले गया था, तो बेसिकली आपके थानेश्वर से कन्नौज लेके गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बानी भट्ट ने दोस्तों, हमेशा याद रखना, आपके हर्षचरित और कादम्बरी, ये दो पुस्तक आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, और इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगर दोस्तों मैं चंद्रगुप्त की बात करूं, अशोक की मैं बात करूं, समुद्रगुप्त की बात करूं दोस्तों, समुद्रगुप्त से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने सिक्का पे वीणा वादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो बेसिकली समुद्रगुप्ता। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर मैं अशोक की बात करूं, तो अशोक बेसिकली मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो कि शासक था दोस्तों। अगर मैं बात करूं अशोक का कार्यकाल, तो बेसिकली 269 से लेकर 232 तक जो कि शासन कहा रहा था दोस्तों। आपको याद रखना है, हमेशा अशोक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक ने दोस्तों 14 शिलालेख के बारे में कहा गया था, और बहुत इंपॉर्टेंट आपके 14 शिलालेख, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं चंद्रगुप्त की मैं बात करूं दोस्तों, तो चंद्रगुप्त जो आपके गुप्त वंश के रियल फाउंडर के रूप में जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि गुप्त वंश के तो संस्थापक श्रीगुप्त हुआ, लेकिन श्रीगुप्त के बाद आपके घटोत्कच आया, फिर जाके दोस्तों आपके रियल फाउंडर में से आपके चंद्रगुप्त जो कि आया था। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके गुप्त वंश से, अशोक से, हर्षवर्धन से, और दोस्तों आपके हमेशा समुद्रगुप्त से। तो दोस्तों आप सबको क्लास का एनालिसिस और उनके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है दोस्तों? यकीनन दोस्तों आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता हो तो एक रिव्यू आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के क्या बोलते हैं, वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं पृथक्करण सिद्धांत ये आता है, संपूर्वता का सिद्धांत ये आता है। अगर मैं बात करूं स्वतंत्र स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत ये भी आता है। बेसिकली बायोपिक्स का सिद्धांत जो है ना, आपके ग्रेगर मेंडल के अनुवांशिक सिद्धांत में नहीं आता है दोस्तों। आपके एग्जाम में हमेशा बायो से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से ग्रेगर जो मेंडल है ना, अनुवांशिकता का खोज किस पे प्रयोग इन्होंने किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और कई बार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली जो मटर के पौधा है ना दोस्तों, मटर के पौधा है, इनमें ग्रेगर मेंडल ने इस पे प्रयोग किया गया था, और इनसे आपके एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया था, बेसिकली स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भारत में अगर मैं बात करूं कपास उत्पादन में बहुत प्रोत्साहन दिया गया था। और दोस्तों हमेशा आपके स्वदेशी आंदोलन से इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इन सभी आंदोलन से जुड़े आपके व्यक्ति और इन सभी आंदोलन से जुड़े आपके किस साल में ये घटना हुआ, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके एग्जाम में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना बेसिकली हुआ था, और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जनरल डायर ने जब हत्या किया इतना लोगों को, तो आपके एनटीपीसी में कई बार का क्वेश्चन पूछा गया कि जनरल डायर को किसने हत्या किया था, किस भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा जनरल डायर को हत्या किया गया था। बेसिकली आपके उधम सिंह के द्वारा उसको जाके लंदन में गोली मार के हत्या किया गया था, और इस पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और इसी दोस्तों जो कि 1919 में ही रॉलेट एक्ट जो कि आया था, आपके एग्जाम में भी बहुत बार रॉलेट एक्ट पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से ही दोस्तों रविंद्रनाथ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दिया था, तो बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं बात करूं इसी तरह से आपके एग्जाम में 1925 से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1925 में दोस्तों आपके जो ट्रेन एक्शन मूवमेंट जो है ना, इनसे संबंधित हम भी जैसे कि राजेंद्र लाहिड़ी आ जाएगा, अशफाक उल्लाह खां आ जाएगा, इनसे संबंधित आपके जितने भी व्यक्ति जुड़े हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा क्रांतिकारी और उनके संबंधित जो कि किस ईयर में घटना घटित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके एनटीपीसी के लिए। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में,
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था, इसका आयोजन जो कि कब कहाँ किया गया था? बेसिकली दोस्तों बम्बई में 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन का आयोजित किया गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी बेसिकली 1885 में। दोस्तों मेरा क्वेश्चन लाने का इतना सही मकसद है दोस्तों, क्योंकि लोग अक्सर कलकत्ता ऑप्शन मारता है, क्योंकि 1885 दोस्तों सीधे कलकत्ता आंसर। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देनी है, कलकत्ता आंसर नहीं आएगा इस क्वेश्चन का, बेसिकली आंसर बम्बई आएगा। लेकिन दोस्तों आइए इनसे संबंधित कुछ और जैसे जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1924 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, बेसिकली महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कि अधिवेशन के रूप में कार्य किया गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कहाँ का अधिवेशन किया गया था। बेसिकली बेलगांव अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 में उन्होंने किया गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1925 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सरोजिनी नायडू ने आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि कानपुर अधिवेशन से 1925 में सरोजिनी नायडू संबंधित है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों मैं बात करूं एक और इंपॉर्टेंट बनता है आपके 1938 और 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन बेसिकली सुभाष चंद्र बोस 1938 में, और त्रिपुरा अधिवेशन 1939, ये 2 ईयर सुभाष चंद्र बोस जी से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। लोग अक्सर सुभाष चंद्र बोस से गलत करता है, लेकिन दोस्तों मेन आपके एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया कि जब सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में जब खत्म हुआ, उसके बाद जाके भारत के राष्ट्र जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसने किया गया था? तो बेसिकली आंसर इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। इस पॉइंट को याद रखना है, कई बार आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनसे संबंधित और भी बहुत सारा पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखने का है। 1911 में दोस्तों अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उसमें से जनगण मन गाया गया था। 1986 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपके वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो इस तरीके से आपको पॉइंट याद करके जाना, आपके एग्जाम के लिए हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस लेखक ने नन्हे बच्चे जो कि स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी जो नामक पुस्तक है ना, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर.के. नारायणन के द्वारा मालगुड़ी पुस्तक लिखा गया है। और आपके एग्जाम में हमेशा बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन देखने को मिलता है और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आर.के. नारायणन मालगुड़ी डेज पुस्तक लिखा है, इनका और भी ऐसे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, मैं अगले क्लास में आपको डिस्कशन जरूर करूंगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों आइए कुछ ऐसे बुक एंड ऑथर जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं आपके रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित कुछ बुक जैसे कि गौरा, गीतांजलि, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर से। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके एग्जाम में गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सारे के सारे आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया कुछ पुस्तक जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना दोस्तों। आपके एग्जाम में एनी बेसेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, ये आपके एनी बेसेंट से संबंधित आपको याद रखना दोस्तों। जो भारत थियोसॉफिकल सोसाइटी जो 1875 में दोस्तों एनी बेसेंट ने आने की अध्यक्षता किया गया था, इस पॉइंट को भी याद रखना दोस्तों। सॉरी 1917 में थियोफेसी जो भारत थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है ना, उसमें से एनी बेसेंट ने अध्यक्षता किया था, और लेकिन भारत थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है सो 1875 में इसकी स्थापना किया गया था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है, बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान जो निगम है ना, बेसिकली सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन ये नहीं पता होगा तो बेसिकली घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारिए दोस्तों, क्लास खत्म होने के बाद एक बार जरूर रिवीजन करना दोस्तों, क्योंकि जीएस का यही काम है दोस्तों, जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपके बेस्ट हो जाएगा दोस्तों। क्लास आता है हमेशा उसको एक्सप्लेन करता चला जाइए दोस्तों, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए दोस्तों थोड़ा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और थोड़ा एक्सप्लेन के माध्यम से जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से संबंधित आपके एग्जाम में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। पहला धमाकेदार क्वेश्चन है कि जब आरबीआई शुरुआत हुआ उस समय शुरुआती पूंजी कितना था? एसएससी दोस्तों, सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, बहुत दबा के क्वेश्चन पूछा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों नाबार्ड से भी क्वेश्चन आया कि जब नाबार्ड शुरू किया गया था ना,
उस समय उसका शुरुआती पूंजी कितना था, ये भी पॉइंट कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। और बेसिकली नाबार्ड वाला अभी टेक्नीशियन 2024 में जो एग्जाम हुआ ना दिसंबर में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि जब नाबार्ड शुरुआत हुआ अपनी पूंजी में तो कितने पूंजी के साथ शुरू हुआ। तो बेसिकली उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 100 करोड़। 100 करोड़ पूंजी लागत के साथ नाबार्ड बैंक शुरू किया गया। और अगर मैं आरबीआई की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये 5 करोड़ रुपए के साथ शुरू किया गया था, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि आरबीआई का एक्ट जो कि कब आया था 1934 में, स्थापना की मैं बात करूं तो 1935 में। और हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आरबीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका राष्ट्रीयकरण बेसिकली 1949 में किया गया था, आपको याद रखना दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड जिसको सेबी कहते हैं दोस्तों, सेबी से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 1988 में इसकी स्थापना हुआ था, 1992 में इसका एक्ट आया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों सेंसस 2011, अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है दोस्तों, हमारे इसी वीडियो सेक्शन में जाइए दोस्तों। एसएससी जीडी 2021 से लेकर 2024 तक जितने भी सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों मैंने करवाया हूं दोस्तों। यकीनन उस क्वेश्चन देखने के बाद आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ अगर जनगणना से संबंधित प्रश्न आया दोस्तों, तो आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं 2011 जनगणना दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन धमाकेदार वाला कि 2011 जनगणना में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में कितने राज्य शामिल थे, तो बेसिकली दोस्तों 8 राज्य शामिल था। आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार का क्वेश्चन पूछा गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पहला झारखंड आ जाता है, बिहार आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, राजस्थान आ जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके एक तो पश्चिम बंगाल भी आता है। और दोस्तों 2 से 3 नाम आपको कमेंट करके बताना दोस्तों। और दोस्तों इनके बारे में जानते थोड़ा जनगणना के बारे में। 2011 जनगणना से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि केरल जो कि साक्षरता में कितने परसेंट के साथ है दोस्तों, वहाँ की महिलाएं का कितना परसेंट है, तो आपको उस तरह से याद रखना है। बेसिकली राज्य में दोस्तों केरल साक्षरता में सबसे फर्स्ट नंबर पे है। सबसे कम दोस्तों बिहार जो कि सबसे कम नंबर पे है। अगर मैं यूटी की बात करूँ तो आपके लक्षद्वीप आ जाएगा। ये 3 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि और कुछ इंपॉर्टेंट 2011 जनगणना के अनुसार, तो 2011 जनगणना के अनुसार दोस्तों बिहार जो कि जनसंख्या घनत्व में सबसे फर्स्ट नंबर पे, आपको याद रखना दोस्तों। कई बार आपके जो कि एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार आपके घनत्व में सबसे अधिक जो कि राज्य, तो बिहार आ जाएगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं दोस्तों, तो आपके अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे कम नंबर पे 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के स्क्वायर पे दोस्तों। आपको याद रखना 2011 सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों कि जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जब पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जो कि जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। अगर मैं बात करूं आईएमएफ और विश्व बैंक जो गठन है ना 1944 में हुआ था, इसका मुख्यालय की मैं बात करूं दोस्तों, तो वाशिंगटन डीसी कई बार पूछा जाता है। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, विश्व बैंक का गठन कब हुआ 1944 में। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, आईएमएफ और विश्व बैंक का बेसिकली मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अगर मैं बात करूं विश्व बैंक का गठन दोस्तों, तो 1944 में हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो बेसिकली विष्णुगुप्त आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो कह चुका दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो आपको कह चुका दोस्तों कि मौर्य वंश का संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य रहा था। अगर दोस्तों मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य की मैं बात करूं दोस्तों, तो बेसिकली आपके 322 से लेकर 298 बीसी तक इन्होंने कार्यकाल किया गया था। ये भी आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना दोस्तों। विष्णु शर्मा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र जो पुस्तक है ना दोस्तों, पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, बेसिकली विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था, आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगला क्वेश्चन की प्रत्येक वर्ष देश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधित सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया जाता है। हमेशा आपके एग्जाम में इंडेक्स से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि सिंह चतुर्मुख जो स्तंभ है ना, कहाँ, जैसे कि बेसिकली सारनाथ में, आपको याद रखना है। बराबर हिल्स बेसिकली आपके बिहार में स्थित है। आपके एग्जाम में कई बार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की जो प्राप्ति करना बेसिकली 5वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है 5वीं पंचवर्षीय योजना या फिर पंचवर्षीय योजना दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों पहली पंचवर्षीय ने 1951 से 56, अगर मैं बात करूं दूसरा पंचवर्षीय 56 से 61 आ जाएगा, फिर तीसरा आपके दोस्तों 66 से दोस्तों 67 के बीच में आ जाएगा, फिर जाके 2 साल का गैप रहा था दोस्तों। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 12 पंचवर्षीय योजना जो कि हुआ था, उसमें से 12वीं पंचवर्षीय योजना से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कंप्लीट होने से पहले जो कि कब खत्म कर दिया गया था। 2012 से 17 का उनका जो कि ईयर था, बेसिकली 2015 में खत्म करके नीति आयोग जो कि लाया गया था। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला कि गन्ने से चीनी बनाने की जो गतिविधि है ना, किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है, बेसिकली द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा से संबंधित दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं पशुपालन से संबंधित दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बनता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों बेसिकली तो निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को, और विश्व में आपके नॉर्मन बोरलो को। आपको याद रखना दोस्तों। वर्गीज कुरियन से संबंधित, सैम पित्रोदा से संबंधित और दुर्गेश पटेल से संबंधित दोस्तों। हमेशा इनसे पूछा जाता है कि किस क्रांति के लिए इसे जाना जाता है। आपको याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको क्लास अच्छा लगा दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों आपके लिए मेहनत बहुत करता हूँ दोस्तों, है ना। और आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस बार का इस क्लास का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इस तरह से आपको कंटिन्यू चाहिए दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का थैंक यू सो मच।